यूज़र्ड के पॉडकास्ट के हमारे आज का इस एपिसोड की जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पर इतनी डिटेल्ड और इतनी बाइफरकेटेड कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आज के इस एपिसोड को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं, और ये इन्फॉर्मेशंस शायद आज तक आपके पास नहीं होंगी। डॉक्टर नकवी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर हम बाहर के मौसम की बात करें तो बहुत गर्मी हो रही है, और इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। आई थिंक 2-3 इफ़ेक्ट्स काम कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बॉडी की बात करें तो क्या बॉडी का भी अपना एक कूल और हीट मैकेनिज़्म होता है जो नेचुरल होता है? नेचुरली बॉडी हीट और कूल में बैलेंस बनाती है? जी बिल्कुल, बॉडी का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम होता है बॉडी का, जिसके बेसिस में बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब इसका जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो तो ब्रेन होता है जी। ब्रेन में एक सेंटर होता है जो इसको थर्मोस्टेट बोल सकते हैं अपन, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। वो पूरे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है? जब भी बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड होता है तो ये सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। सबसे पहला सिग्नल ये भेजता है अपने जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसको पहला सिग्नल भेजता है। अब इसके सिग्नल के चलते यहाँ से पसीना ज़्यादा बनने लगता है, तो उसके कारण जो स्किन होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट होती है, इवैपोरेशन होता है, इवैपोरेशन के कारण फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। ये फर्स्ट सेक्शन होता है। सेकंड क्या करता है ब्रेन अपना, सेकंड जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा हार्ट को जाएगा। हार्ट को? हाँ जी। हार्ट क्या करेगा? हार्ट ब्लड को ज़्यादा पूल करेगा पेरिफेरी में, स्किन की तरफ करेगा। अब स्किन के कांटेक्ट में ब्लड आएगा, मतलब उसके पास में ज़्यादा फ्लो रहेगा तो हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज से भी जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जी। थर्ड सिग्नल देता है ये अपने लंग्स को। ओके। तो लंग्स क्या करेंगे? वो तेज़ी से सांस लेना शुरू करते हैं अपन, उसके थ्रू भी जो अपन जब एक्सेल करते हैं एयर को तो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। फोर्थ मैकेनिज़्म जो होता है, अब ब्रेन ये समझ लेता है कि बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही है तो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा वो। तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो अब ये हीट जनरेशन कम हो जाता है। तो ये चार मैकेनिज़्म होते हैं बेसिकली, जिसके कारण ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। एंड कंट्रोलिंग फैक्टर इज़ ब्रेन में हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है। तो क्या यही कारण है कि रिसर्च भी कहती है कि गर्मियों में यूजुअली जो है लोग, मतलब बिहेवियर भी उनका चेंज हो जाता है, काफ़ी इरिटेशन का लेवल बढ़ता है, झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है? तो क्या ये मतलब साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि साइंटिफिकली मतलब इसमें ऐसा है कि देखिए, आप कंट्रोलिंग फैक्टर तो ब्रेन है। आप यदि ज़्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहे हैं, ज़्यादा हीट पे हैं, तो डेफिनेटली ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है। तो सारा कंट्रोल ब्रेन से है, तो आदमी के बिहेवियरल चेंजेस देखे जा सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है ज़्यादा गर्मी के कारण, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू ऑल दिस बिहेवियरल चेंजेस ऑल्सो। डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का इफेक्ट भी ब्रेन में आता है, ओवरऑल पूरी बॉडी में आता है। तो ये कोई ऐसे अब नॉर्मल नहीं है, पर मतलब इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, डेफिनेटली रिलेटेड है। अगर डिहाइड्रेशन की आपने बात की कि डिहाइड्रेशन का भी इम्पैक्ट ब्रेन को होता है, और गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो एक आम इंसान अगर समझना चाहे तो डिहाइड्रेशन क्या होगा और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, ये तो हम सब जानते हैं कि पानी पीना चाहिए, बट अगेन एक थ्योरी ये भी कहती है कि बहुत सारा पानी पीने से भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो डिहाइड्रेशन क्या है और इससे कैसे बचें? देखिए, बेसिकली डिहाइड्रेशन को सिंपल वे में बोला जाए तो शरीर में पानी की कमी है ये। जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी का, यदि बॉडी में उससे कम लेवल का पानी है तो पेशेंट इज़ डिहाइड्रेटेड। आप कैसे जज करेंगे कि आप डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है? ठीक है, आपको प्यास तो लगने लग जाएगी, आपकी स्किन जो है इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है यूरिन कलर। आपको यदि डिहाइड्रेटेड आप हो नहीं हो इसको जज करना है तो आप यूरिन के कलर से इजीली जज कर सकते हैं। नॉर्मल यूरिन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, एकदम लाइट कलर का होता है।
यदि वो यूरिन डार्क होने लग जाए तो आप मान लीजिए कि आपके शरीर में पानी की कमी है। यदि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, एकदम कॉफ़ी कलर्ड कर हो जाता है, तो मान लीजिए कि आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं। तो इसलिए इससे बचने का फिर वही उपाय है कि आप रेगुलर इंटरवल में पानी पीते रहिए या कोई भी लिक्विड लीजिए। स्पेशली यदि आप हीट को एक्सपोज होने वाले हो, आपको बाहर जाना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पानी या कोई ना कोई लिक्विड कंटेंट आप यूज़ करके बाहर जाइए। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि एक व्यक्ति को कितना पानी की ज़रूरत है? क्योंकि अलग अलग थ्योरीज कहती हैं आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, बट एक देखिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए अमूमन एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? एक नॉर्मल कंडीशन में 2.5 से 3 लीटर पानी इज़ गुड इनफ फॉर ए पर्सन। In गर्मियों summers में also? नहीं, एक नॉर्मल okay, कंडीशन में normal 2.5 से 3 लीटर सफिशेंट है। समर में यदि आप हीट से एक्सपोज हो रहे हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है या आप बाहर काम करते हैं और स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप मान लीजिए कि आपको 3 से 4 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा का नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि कई बार इट्स हार्मफुल ऑल्सो। वाई? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट भी करेगी, यूरिन ज़्यादा होगा, किडनी पर लोड ज़्यादा है। यस, किडनी पर लोड आएगा। सेकेंडली क्या होगा, जो यूरिन के रास्ते में इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, सोडियम पोटेशियम लॉस होता है, स्पेशली सोडियम पोटेशियम की कमी होने लगेगी। तो ये भी एक जो हम लोग की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स बॉडी में सोडियम की कमी। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनको ये तो हमें दिख गया कि हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम की कमी हो रही है। हम बहुत सारे रीजंस देखते हैं तो कोई टेस्ट में कुछ और का कारण नहीं निकलता है। फिर जब हम डिटेल में हिस्ट्री में जाते हैं, पता चलता है कि वो आदमी को कंपल्शन टाइप का था कि मेरे को 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर पानी पीने वाला है। तो अल्टीमेटली दे लैंड अप विथ हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी। तो एक्सेसिव पानी भी हार्मफुल ही होता है। 2.5-3 लीटर इज़ गुड इनफ। अक्सर ये भी होता है गर्मियों में, जैसे आपने कहा पानी तो ठीक है, बट हम लोग कोल्ड ड्रिंक या और भी उस तरह की चीज़ें होती है। कोल्ड ड्रिंक तो ऑफकोर्स नुकसानदायक ही होती है, लेकिन बहुत अलग अलग गर्मियों के लिए समर ड्रिंक्स आते हैं कि उनको पीजिए और फिर उसके बाद आप बॉडी को ठंडा रखिए। देखिए कोई भी बट क्या इसका एडवर्स इफेक्ट होता है? क्योंकि वो टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, बट आगे क्या हीट जनरेट करता है और कोई एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे आता है? देखिए कोई भी एरेटेड ड्रिंक हो गया या आर्टिफिशियली मेड ड्रिंक्स हो गए, वो हार्मफुल होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। नहीं, अगर हम होममेड ड्रिंक्स की ये मैं बात करें, कर रहा हूँ आपको एरेटेड ड्रिंक्स या आप जो मार्केट से लेते हैं कार्बोनेटेड वाले ड्रिंक्स, एक इंस्टेंट एनर्जी आपको ज़रूर दे देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट बेनिफिशियल, हार्मफुल ही होते हैं। आज भी पुरानी अपनी जो टाइम टेस्टेड रेमेडीज़ हैं वो ही इफ़ेक्टिव हैं। आपको पीना है तो प्लेन वाटर के अलावा आप छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क जो होता है वो ले सकते हैं, नींबू पानी बना के पी सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके, आम का पना ले सकते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा यूज़फुल है रादर देन ये एनर्जी ड्रिंक्स के। और क्या सिम्टम्स, जैसे आपने हीट स्ट्रोक की बात की, हम लोग जो बात कर रहे थे, डिहाइड्रेशन तो हुआ, हीट स्ट्रोक गर्मियों में एक बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है। तो हीट स्ट्रोक क्या है और वो कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है? देखिए जब टेम्परेचर क्लाइमेट जैसे जब ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर 45 डिग्री के रेंज में जाने लगता है, तो हीट स्ट्रोक के केसेस दिखने लग जाते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अब होता ये है कि कोई आदमी को लंबे टाइम तक यदि या बहुत देर तक गर्मी में काम कर रहा है तो उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस, हीट स्ट्रोक मतलब जो कॉमन भाषा में अपन जिसको लू लगना बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली हीट स्ट्रोक। इसमें पेशेंट को फीवर आने लग जाता है हाई ग्रेड, 104 डिग्री या 104 के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो हीट स्ट्रोक कहलाता है। अब पेशेंट को इसमें सबसे पहले क्रैम्प्स आने लगेंगे, पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में भी आ सकते हैं, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, नौशिया रहेगा, वॉमिटिंग चालू हो जाएगी। इसके बाद में उसको बिहेवियरल चेंजेस चल जाते हैं, या तो डल ड्राउजी हो जाएगा या इरिटेबल हो जाएगा। हीट स्ट्रोक इज़ एक्चुअली ए मेडिकल इमरजेंसी, इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अदरवाइज इसके बाद में फिर पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, जो झटके आते हैं, फिट्स टाइप के आने लग जाते हैं, और पेशेंट फाइनली लैंड करता है कोमा में। हीट स्ट्रोक के कारण पानी का भी लॉस होता है बॉडी से, डिहाइड्रेशन होता है, तो इट कैन अफेक्ट किडनी ऑल्सो, इट कैन अफेक्ट योर हार्ट ऑल्सो, इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन ऑल्सो। तो इट्स ए मेडिकल एमरजेंसी, इफ़ नॉट ट्रीटेड ड्यूली तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। और क्या बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है? मतलब ये प्रोसेस या ये मैकेनिज्म कैसे है कि लू लगी, मतलब बाहर आप गए और आप
ज़्यादा टेम्परेचर में है, एग्जैक्टली। तो वो टेम्परेचर आपको इफ़ेक्ट करता है आपके बॉडी पार्ट्स को, मतलब वो प्रोसेस कैसे होता है? देखिए ये एक्चुअली में मैं बोलूँ ना तो एक तरह से सिस्टम फेलियर हो जाता है, फेलियर ऑफ योर जो अपन अभी बात किए थे कि कूलिंग कूलिंग सिस्टम सिस्टम होता जो है उसका फेलियर हो जाता है। इट्स लाइक कि कोई बैटरी है या कोई भी मशीन है, उसका कूलेंट ख़त्म हो गया, है ना। कूलेंट अब क्या है, कूलेंट है अपने बॉडी का वाटर। अपनी बॉडी का मैकेनिज़्म ये है कि ज़्यादा स्वेटिंग हो के इवापोरेशन से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हीट स्ट्रोक में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये हीट बंद स्ट्रोक हो जाता मतलब है। कि बॉडी का टेम्परेचर 100 अचानक ज़्यादा बढ़ जाएगा। अचानक ज़्यादा बढ़ना 104 डिग्री या अबव, तो ये स्वेटिंग वाला जो प्रोसेस है ये बंद हो जाता है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं वो जब आते हैं तो उनकी स्किन एकदम ड्राई रहती है, क्योंकि उनकी स्वेटिंग होना बंद हो जाती है, तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता। फिर जो बाकी मैकेनिज़्म होते हैं बॉडी के, जैसे कि हार्ट जो कंट्रोल करता है ज़्यादा पेरीफेरी में ब्लड को पूल करके टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अब हार्ट क्या करेगा, पानी की कमी हुई तो वो भी अपना वाटर कंजर्व करने लग जाएगा। तो वो जो पहले बाहर भेज रहा था पेरीफेरी में स्किन की तरफ डाइवर्ट कर रहा था, वो प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि अब उसको खुद को मेंटेन करने के लिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व रखना है अपने पास तो में। क्या जिन लोगों को स्वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि अक्सर नॉर्मल केस में भी हम लोग देखते हैं कि जी। कुछ लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, यस कुछ को यस कम होती जी है स्वेटिंग, जी तो ये भी फिर उनके कूलिंग यस मैकेनिज्म को यस यस डिस्टर्ब करता बिल्कुल। है? एक इसके लिए एक मेडिकल में टर्मिनोलॉजी एनहाइड्रोसिस, ओके। जिसको कि स्वेटिंग नहीं होती है या कम होती है या ये बोला जाता है, तो दे आर मोर प्रोन फॉर इट, क्योंकि एक बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पाता है ऐसे कुछ लोगों को। और ये भी कहा जाता है कि घर पर भी अगर आप बैठे हैं तो कई बार आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है? कम है पॉसिबिलिटी। घर में यदि आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल टेम्परेचर में हैं तो अनलाइकली कि घर बैठे बैठे स्टो, लेकिन घर से आप सडनली बाहर निकलते हैं, आप कूलर में हैं, एसी में हैं, एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं, सडन हीट को एक्सपोज हो रहे हैं, तो पॉसिबल है। और जैसे ये भी कहा जाता है कि आपको कहीं बाहर अगर जाना है, जाना जी, भी पड़ रहा जी। है, उस पीक आवर्स में जाना है, जी। तो ये भी थ्योरीज चलती हैं कि आप नहा करके तुरंत बाहर जाइए, अपनी बॉडी को बहुत कूल करके फिर बाहर जाइए, तो क्या ये प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है। यदि advantages आपको बाहर जाना है तो इसके लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो हीट का जो सबसे ज़्यादा मतलब पीक इफेक्ट पीक जो होता आवर्स है है? दैट इज़ 12 to 4, 12 से 4 बजे के बीच में ये पीक पीरियड होता है। ज़्यादा यदि आप अवॉइड कर सकते हैं इस पीरियड में बाहर निकलना तो बेटर। यदि मजबूरी में जाना पड़े तो जो काम करते हैं फैक्टर वो है हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। आप बॉडी को हाइड्रेट करके निकलिए, पानी पी के या जो भी ड्रिंक्स लेके निकलना है आपको, आप लेके निकलिए। प्लस आपको जो कॉमन जो जानते हैं आप सब लोग की जो कॉमन आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लाइक कवर योर फेस, कपड़े लाइट कलर के पहनिए, है ना, कॉटन के breathable पहनिए रहे, हैं, cotton लूज टाइट कपड़े मत पहनिए, लूज कपड़े पहनिए। सन ग्लासेस सबके आईज का प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस यूज़ करिए। यू कैन यूज़ अम्ब्रेला कैप ऑल्सो। स्किन का प्रोटेक्शन करना है तो सन स्क्रीन लोशंस लगा सकते हैं। ये सारे मेजर्स आपको लेना चाहिए। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि कुछ एक नेचुरल क्लाइमेटिक पैटर्न भी होते हैं, जैसे एल नीनो है, जी। उसकी वजह से भी जो इस जी। बार का टेम्परेचर बहुत रेज्ड है, और भी क्या फैक्टर्स हैं जो इस बार ऐसा फील हो रहा है, और एक्चुअली देखिए, फील हो रहा है कि apart टेम्परेचर इस बार from- ज़्यादा है? अपार्ट फ्रॉम यूजुअल फैक्टर्स जो अपन हमेशा बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, एसीज़ के कारण भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं। अंदर तो ठंडा करता है, बाहर गर्म करता है। इसके अलावा जो जितना सुनने में आ रहा है कि दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वन, जैसा आपने बोली, अल नीनो इफेक्ट, तो सुपर अल नीनो इफेक्ट है इस बार। अल नीनो इफेक्ट में यूजुअली क्या होता है, जो सी का जो वाटर सरफेस होता है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। कुछ होता है वो ईस्ट से वेस्ट जाना चाहिए, उसका जो वाटर का मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, तो नीचे से जो ठंडा पानी ऊपर आता है वो नहीं आ रहा है, तो एक लेवल जो रहता है सरफेस वाटर जो रहता है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो सामने आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज हीट डोम फिनोमेना। हीट डोम फिनोमेना। हीट डोम इज़ लाइक कि एक हाई प्रेशर जोन टाइप का कुछ एटमॉस्फेयर में बनता है, जिसके कारण एयर ट्रैपिंग हो जाती है। तो जो एयर ऊपर जाना चाहिए नहीं जाती है और गर्म हवा वहाँ पे रुक जा रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टेम्परेचर बढ़ाने में, उसके लिए वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है।
अगर इस मौसम में हम रियल स्टेप की बात करें, बिकॉज ये एडवाइजेस तो बहुत जेनरिक एडवाइजेस बहुत होती जी। हैं कि आपको अगर हीट स्ट्रोक आया है तो आप जी। ये करें, या आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन हो गया है तो ये जी। करें। बट रियल स्टेप की अगर हम बात करें कि कैसे सिम्टम्स को पहचानें कि आपकी तबीयत इधर डिहाइड्रेशन है या हीट स्ट्रोक है, या फिर गर्मी की वजह से और कोई आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट आ रहा है, जी। तो वो अर्ली सिम्टम्स क्या हैं जिनको पहचान कर रियल स्टेप्स क्या लिए जाने चाहिए? देखिए, अपनी बॉडी का जो सिस्टम है इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है कि कोई भी बॉडी के ऊपर में चीज़ें हो रही है, बॉडी के ऊपर कोई इंसल्ट हो रही है, तो ये आपको सिग्नल ज़रूर देगी। हर चीज़ के होता है। वैसे ही हीट स्ट्रोक के भी सिग्नल्स पहले से मिलने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन के सिग्नल्स भी पहले से मिलने लग जाते हैं। अभी आदमी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हीट स्ट्रोक के पहले की एक स्टेज और आती है जिसको बोलते हैं हीट एग्जॉस्शन। दिस इज़ मतलब एक स्टेज पहले, हीट स्ट्रोक बाद में होता है, उसके पहले हीट एग्जॉस्शन शुरू होता है। ये सिम्टम्स उस समय आते हैं। हीट एग्जॉस्शन में क्या होता है कि आदमी को हेडेक होने लगेगा, बॉडी एक होगा, क्रैम्प्स आएंगे, पैरों में, पेट में, दोनों में क्रैम्प्स आएंगे, फीवर आना शुरू हो जाएगा, उसको एकदम से चक्कर टाइप का आएगा, एक्सट्रीम वीकनेस लगेगी, उसको लगेगा मैं लेट जाऊँ, नौशिया लगेगा, और कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट होने लगेगा, और थोड़ा उसको लगेगा कि मैं बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विथ मी। तो ये सिम्टम्स आने लगेंगे। यूरिन उसका कम हो जाएगा आना, यदि यूरिन पास भी करेगा तो वो डार्क कलर का यूरिन हो जाएगा। यदि ये सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके इसी समय प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया जाए तो ये प्रोग्रेशन हीट स्ट्रोक तक नहीं जाएगा। तो क्या ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो घर पर हमारे जो नेचुरल या जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनसे भी काम चल जाता है, जी या हाँ, बिल्कुल। इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए इस डॉक्टर के स्टेज पास? तक घर में मैनेज किया जा सकता है। यदि किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको कोई एक शेड में चले जाना चाहिए, धूप से दूर। कोई ठंडी जगह यदि अवेलेबल है तो वेल एंड गुड की कोई एसी या कूलर वाली जगह है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, पहले वहाँ मूव कर जाना चाहिए उसको। सेकेंडली उसको अपने जूते और मोज़े निकाल लेना चाहिए कि थोड़ा सा ये पार्ट पूरे बॉडी से इवॉपरेट होने लग जाए पसीना। थर्ड, यदि उसने कोई टाइट कपड़े पहने हैं तो वो निकाल के लूज़ कपड़े पहन लें। फिर उसको अपने हाइड्रेशन पे फोकस करना चाहिए, वाटर लेना चालू करना चाहिए। ORS ले ले तो बेस्ट चीज़ है, नथिंग लाइक दैट, ORS विल बी द बेस्ट रेमेडी। अदरवाइज़ होम रेमेडीज़ में भी चीज़ें ले सकते हैं। ये सब करके यदि वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता, हाँ, एक और चीज़ करना चाहिए कि इमीडिएटली स्पंजिंग चालू कर देना चाहिए। कोल्ड वाटर से स्पंजिंग, यदि कोल्ड वाटर नहीं है तो प्लेन वाटर भी चल जाएगा। और यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर आइस पैक्स का यूज़ कर सकते हैं। आइस पैक्स के लिए जो बेस्ट इफेक्टिव एरियाज होते हैं, आपका फोरहेड होता है, आर्म पिट्स होते हैं, ये इंग्वाइनल पोर्शन होता है, यहाँ पे आइस पैड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इमीडिएटली टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपको हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करना है। ये मेजर्स यदि ले लिए तो हीट स्ट्रोक तक प्रोग्रेशन नहीं होगा और हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना पड़े। डॉक्टर साहब, जैसे ही हम लोग ने बात की, आपने कहा हाइड्रेशन भी रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए समर्स में, ये हम सब लोग जानते हैं। बट अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम लोग आइसक्रीम्स भी खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक तो आपने बताया कि वो सब तो नहीं ठीक होती हैं, होममेड जो ड्रिंक्स होती हैं, समर ड्रिंक्स, वो यूज़फुल होती हैं। बट आइसक्रीम खा करके इमीडिएटली अच्छा भी लगता है और बॉडी को ऐसा फील होता है कि हम कूल इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है गर्मियों में आइसक्रीम खाना? नहीं, गर्मियों में आइसक्रीम खाने में कोई नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक क्या, हीट स्ट्रोक के टाइम में आइसक्रीम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके। तो गर्म आइसक्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है समर सीजन में खाने में, लेकिन हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को अपन ये सोच के आइसक्रीम दे कि उसकी बॉडी को ठंडक पहुँचेगी, तो वैसा नहीं है। इट्स वेरी हार्मफुल। वाई? इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में होता है, वो पूरी तरीके से सेंसेस में नहीं होता है। इस समय आइसक्रीम क्या, बल्कि कोई भी चीज़ उसको मुंह से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपरली सॉलो नहीं करेगा तो एस्पिरेशन के चांसेस होंगे। एस्पिरेशन के चांसेस मतलब आपका फूड पाइप में जाने का चांसेस रहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या होता है कि जब टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी करती है, ब्रेन जब करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। अब आपने आइसक्रीम लिए, आइसक्रीम में क्या है, बेसिकली शुगर है, फैट है, तो बॉडी में गया तो ब्रेन को वापस इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर दिया था उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा।
अब मेटाबॉलिज्म जहाँ शुरू हुआ तो इंटरनल हीट प्रोडक्शन होगा, तो दैट विल फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर। एक और चीज़ जो होती है कि आप आइसक्रीम मुंह में रखें, आपके मुंह को, आपकी टंग को तो ठंडक पहुंच गई, लेकिन मैटर क्या करता है, कोर टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ ठंडक पहुंच गई, यहाँ से फॉल्स मैसेज चले जाते हैं ब्रेन को कि ऑल इज़ वेल, है ना, नथिंग टू वरी, ऐसे फॉल्स सिग्नल चले जाते हैं। तो ब्रेन जो अपना मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन, स्लो डाउन कर देता है, उसको स्लो डाउन कर देता है कि सब तो ठीक है, जबकि रियलिटी ये होती है कि ठीक ओनली इस पोर्शन में है, बॉडी का ओवरऑल कोर टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया है। तो दिस विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम। बट अगर मुंह से बस जब बॉडी के अंदर जाती है तब तक ब्रेन सिग्नल दे चुका होता है और उसके बाद कोई स्लो डाउन कर पड़ता, देता है, सारे अपने जो डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, प्रोसेस जो होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो इसके कारण कई बार मतलब उल्टा प्रभाव पड़ने के चांसेस ही होते हैं। तो हीट स्ट्रोक वाली स्थिति में तो बिल्कुल भी आइसक्रीम लेने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हम खाने पीने की भी बातों का ध्यान रखें गर्मियों में, तो स्पेशली हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे इन जनरल सब जानते हैं कि लाइट खाना खाना चाहिए, होममेड खाना खाना चाहिए, बाहर के खाने से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बट साइंटिफिकली प्रूवन हम अगर बात करें तो ऐसा जो खाना बताया जा रहा है उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में लेना चाहिए और वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है? इसमें पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो आइसक्रीम की जो बात चल रही है, मैं जो मना कर रहा हूँ दैट इज़ ड्यूरिंग हीट स्ट्रोक का मना कर रहा हूँ। समर सीजन में खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से खा सकते हैं। बेसिकली इसमें यही देखना होता है कि अपने को ऐसी चीज़ें खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, मतलब जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो या बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने ना खाएं। अपने को शिफ्ट होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। और उसका जो रीज़न आपने बताया, जो मुझे लग रहा है एज ए ले पर्सन, कि ये सब चीज़ों को डाइजेशन के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है और उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। वही रीज़न है कि इसके लिए अपने फिर ब्रेन पे को एक्टिवेट होना पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इंटरनल हीट जनरेशन होती है दैट कैन रेज द टेम्परेचर, तो ये अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसी चीज़ें जो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, तो जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी गुड, लाइक तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो लीजिए। लस्सी पीजिए, मठा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम का पना, ये जो ओल्ड टाइम टेस्टेड रेमेडीज़ हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, इसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक बात और देखी गई है कि गर्मियों में लोग प्याज को कैरी करके चलते हैं कि इससे लू नहीं लगती है, ऐसी एक मिथ है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये मेरे हिसाब से तो मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक कोई भी प्रूवन एविडेंस नहीं है कि आप प्याज कैरी कर रहे हैं तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। मेरे हिसाब से इट्स अ मिथ। और गर्मियों में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए अगर जो किसी को और कोई बीमारियां हैं? ये तो हम एक जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, क्या किसी को हार्ट का इशू है या कोई जो एल्डरली पर्सन है, बच्चे हैं, क्योंकि हीट का जो मैकेनिज़्म है वो मुझे लगता है एज के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करता होगा सबकी बॉडी पे, तो सबके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, एक रियल टाइम प्रिकॉशन की अगर बात की जाए, बुज़ुर्गों की, बच्चों की और हेल्दी नॉर्मल यंग लोगों की, प्रेग्नेंट वुमेंस की, तो किस किस तरह की प्रिकॉशंस इनको रखना चाहिए? ये सब चीज़ों के लिए सबसे प्रोन जो होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिन लोग को होता है तो वो बच्चे और एल्डरली एज ग्रुप होते हैं, या वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब कोई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, इनको ज़्यादा इफेक्ट ये सब चीज़ों का होता है, क्योंकि ये सब डिजीज़ के कारण थोड़ा इम्यूनिटी फैक्टर भी कम रहता है, तो दे शुड टेक स्पेशल प्रिकॉशन। वही है कि जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर सन से बच सकते हैं कोशिश करिए, वो करिए, हाइड्रेशन करिए, लेकिन कार्डियक पेशेंट्स को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ओवर हाइड्रेट भी ना कर लें अपने आप को, क्योंकि कई लोग का हार्ट के फंक्शंस कम होते हैं, तो हार्ट उतना इफ़ेक्टिवली वाटर का लोड नहीं ले पाता है, वो उतना पंप नहीं कर पाएगा, तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ऑल्सो। तो उनको एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेटेड भी ना हो और ओवर हाइड्रेशन भी ना हो जाए। ये स्पेशल प्रिकॉशन है, बाकी तो जो जनरल प्रिकॉशन सबके लिए वो उन पर भी अप्लीकेबल है, दे शुड टेक केयर।